बच्चों, तो मैंने एमसीक्यू के लिए पोल कराया था और आपसे पूछा था कि आपको एमसीक्यू पढ़ना कैसे अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों ने पसंद किया कि बुक से लाइन बाय लाइन जितना क्वेश्चन बनता है सर, जितना 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 बन जाता है सबको पढ़ा दीजिए। तो चलो मैं सबको पढ़ा देता हूं। तुम लोग क्या करना बच्चों, जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना। डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा इसका पीडीएफ का। और ध्यान से बच्चों तुम लोग क्या करना, हमारे चैनल को खोलना, चैनल में प्लेलिस्ट को खोलना, वहां पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, उसको भी तुम देख सकते हो। तुम्हारा चैप्टर कौन है? चैप्टर है क्लास 9 रसायन का चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। तो पहले के चैप्टर्स को भी जरूर देख लो। तो परमाणु एवं अणु, तो बच्चों बोलोगे कि सर शुरू से पढ़ाइए, तो मैं तो शुरू से नहीं पढ़ाने वाला, मैं एकदम लास्ट में चलने वाला हूं, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो वो पॉइंट्स मैं बता देता हूं जिससे तुम्हें एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। और बच्चों इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल्स को भी क्वेश्चन बना बना के तुमसे पूछा जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि तुम्हें न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है या फिर चैप्टर भी तैयार करना है तो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स जरूर आने चाहिए। तो यहां से प्रत्येक लाइन से एमसीक्यू बनता है और कुछ कुछ समझने का भी है, तो मैं समझाते भी चलता हूं जो 10th में भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो यहां देख सकते हो क्या बोल रहा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन तो तुम्हें पढ़ाया है ना, क्लास 8 में भी पढ़ाया है, 9 में भी पढ़ाया है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब पुराने पदार्थ आपस में मिलते हैं और उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे, और उसको रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखो ये हो गया बच्चों मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में तुम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यस, 9th में ही पढ़ लो। तो ये देखो, ये हो गया पुराना पदार्थ, ये हो गया नया पदार्थ। तो पुराना से क्या बन गया? नया बन गया। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। C+O2, ठीक है, इससे बन गया तुम्हारा CO2। क्या बन गया बच्चों? CO2। तो इसे ही क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां रासायनिक अभिक्रिया में देखोगे कि इधर क्या रहता है? इधर रहता है जो उसे बोलते हैं अभिकारक, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड में रहता है इधर देखो, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो यही तुम्हारा पहला लाइन था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है उसके यदि द्रव्यमान निकाला जाए तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर होगा। इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखो चैप्टर भी तुम पढ़ रहे हो और साथ साथ एमसीक्यू भी कर रहे हो, तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वह क्या कह रहा है? एबीसीडी 4 ऑप्शन हो सकता है, या फिर बोलेगा जो उत्पाद है और नहीं, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उन दोनों का द्रव्यमान बराबर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देख लो यहां पर ये हो गया 12 ग्राम। तुम्हें पढ़ाया ना पीछे चैप्टर में, ठीक है, कि इसका क्या निकालना है हम लोग को? परमाणु भार निकालना है। ये मैंने सिखाया था, उससे क्वेश्चन भी आएगा। और ये हो गया तुम्हारा 32, 16 गुना 2 क्या हो गया? 32। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 44 ग्राम। तो इस तरीके से ये भी 44 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 44 हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा नहीं रहा यहाँ 32 और ये हो जाएगा तुम्हारा 44। तो 12 + 32 क्या हो गया? 44 ग्राम। तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन कर रहा है? बिल्कुल, ठीक है। चलो तो अब दूसरी लाइन को देखते हैं। तुम्हें ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यदि नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ पढ़ के तुम्हें बता ही रहा हूं। तो यहां बोलता है एक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में तत्व जो होते हैं हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं।
तो यहाँ पर बोल रहा है किसके बारे में? यौगिक के बारे में। किसके बारे में? एक यौगिक के बारे में। तो यौगिक के बारे में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मैंने पीछे ही तुम्हें पढ़ाया है। यौगिक कैसा पदार्थ होता है? तो क्वेश्चन का आंसर हो गया यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है। तो तत्व कैसा पदार्थ होता है? तो तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि जो यौगिक है उसमें जो जो तत्व मिले होते हैं वो खास अनुपात में मिले होते हैं, और उस अनुपात में थोड़ा सा हम लोग वर्ड जोड़ देंगे कि वो परमाणु भारों के खास अनुपात में मिले होते हैं, यानी कि उनका जो द्रव्यमान होता है वो खास द्रव्यमान के अनुपात में मिले होते हैं। जैसे कि H2O, तो ये H2O है, तो हमेशा दुनिया का जितना भी H2O, चाहे नाली का H2O ले लो, चाहे गंगा जल का H2O ले लो, चाहे समुद्र का H2O ले लो, H2O उसमें नमक नहीं डालना है, H2O की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जब भी H2O होगा तो हाइड्रोजन 2 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन 1 अनुपात में, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होगा। लेकिन यहाँ द्रव्यमान का अनुपात बोल रहा है, तो हाइड्रोजन का 2 होता है, इसका होता है 16, तो 1 अनुपात 8 में हमेशा होगा। यहां से भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। इसे क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। मतलब जो अनुपात है, जो यहाँ पर अनुपात हो रहा है द्रव्यमानों का, वो हमेशा निश्चित होता है। तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे CO2 का भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है। तो यहां से बस 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एकदम चैप्टर शुरू से देखेंगे क्या क्या MCQ वहां से पूछे जा सकते हैं। तो यहां देख सकते हो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है। तो बच्चों जो भी तत्व होते हैं उसी का सूक्ष्मतम को क्या बोलते हैं? हम लोग परमाणु कहते हैं, जिसे और आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां देख सकते हो वह प्रायः स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। जो तत्व का परमाणु है वह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। तो यहां से क्वेश्चन MCQ पूछा जाएगा कि क्या तत्व का परमाणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है, नहीं रह सकता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है वह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो ये जो तत्व का परमाणु है किनके रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है? तो उस तत्व का, जो तत्व का परमाणु है, परमाणु उस तत्व का रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। जैसे सोना का तत्व है, सोना का परमाणु है तो सोना का गुणधर्म को दिखाएगा। चांदी का परमाणु है तो चांदी के गुणधर्म को दिखाएगा। लोहा का परमाणु है तो लोहा के गुणधर्म को दिखाएगा। चलो दूसरा, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। तो नया क्वेश्चन पूछेगा कि क्या अणु स्वतंत्र दशाओं में रह सकता है? तो इसका उत्तर है यस, अणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो यहां से और क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो परमाणु, अणु, दोनों, कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? अणु हो जाएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अणु है, अणु, परमाणु नहीं, अणु, वह किसका सूक्ष्मतम कण होगा? तो किसी तत्व अथवा यौगिक का सूक्ष्मतम कण होगा। जो किस अवस्था में रह सकता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और क्या करेगा? यह पदार्थ के सभी गुणधर्म को दिखाएगा। जिस पदार्थ का अणु है या जिस यौगिक का अणु है उसके गुणधर्म को ये क्या करेगा? दिखाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग एकदम शुरुआत में चलेंगे और वहां से हर एक चीज को देखेंगे, क्योंकि अब जो भी चीज है, देखो यहाँ न्यूमेरिकल भी है बच्चों, न्यूमेरिकल देखना है, सूत्र देखना है, तो बहुत सारी चीजों को याद करना है। इस चैप्टर में जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें काफी चीजों को याद करना है। जैसे कि अणु सूत्र होगा, ऐसे बोलेगा कि हाइड्रोजन सल्फेट का अणु सूत्र बताएं। तो हाइड्रोजन सल्फेट का अणु सूत्र मैं थोड़े ना बता सकता हूं, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो सूत्र वाला एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जिसे तुम्हें क्या करना होगा? याद करना होगा। यदि तुमने याद कर लिया तो तुम्हें फिर दिक्कत नहीं होगा। तो तुम देख सकते हो चैप्टर क्या है,
परमाणु एवं अणु। तो परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये मैंने बता दिया। और पूरा एकदम भयंकर डिटेल में पढ़ना है तो तुम चैप्टर में जा सकते हो, यानी कि प्लेलिस्ट को देखो, प्लेलिस्ट में वहां पर वीडियो मैंने बनाया है, वो बहुत बढ़िया से समझाया है। यहाँ पर तो लाइन बाय लाइन में समझा रहा हूं तो उतना अच्छा से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि फास्ट चलना है और एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। तो एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लो, उसके बाद एमसीक्यू को पढ़ो तो सब समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से आएगा। देख लो यहाँ, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व पर विचार व्यक्त किया गया। अब जो पदार्थ है उसको विभाजित करके सबसे छोटा कण कौन सा मिलेगा, इस पर काफी समय से क्या हो गया, विचार चलता रहा। लोग इसमें कोशिश करते रहे कि आखिर सबसे छोटा कण कौन होगा जिससे कि पदार्थ मिलकर के बना है। तो यहाँ देख सकते हो, भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। तो यहां से देखो बच्चों, ये सारा दिखता है कि अरे ये सारा क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो सीधे सीधा बोलेगा कि किस भारतीय दार्शनिक ने बताया था कि यदि पदार्थ को तोड़ा जाए तो एक ऐसा कण आएगा जो कि अविभाज्य होगा, जिसको फिर आगे ब्रेक नहीं किया जा सकता है, आगे और सूक्ष्म रूप में लाया नहीं जा सकता। वो कौन थे, वो महान व्यक्ति कौन थे? एबीसीडी 4 ऑप्शन। तो आंसर क्या है, महर्षि कनाड थे। क्या थे? महर्षि कनाड थे। हो गया ना, देखो एक क्वेश्चन। तो यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ गया एमसीक्यू। आगे देखते हैं, इस अविभाज्य सूक्ष्मतम को कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो उन्होंने क्या बोला, इसको परमाणु। ठीक है, इंग्लिश में तो एटम होता है लेकिन यहाँ हिंदी वर्ड यूज करें परमाणु। तो किन्होंने कहा, तो कनाड ने कहा। देख लिया क्वेश्चन यहाँ पर। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन, ठीक है, देख लो, पकुधा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या पूछेगा यहाँ से, कि छोड़ देगा हमको कि नहीं पूछेंगे? बोलो क्या करेगा? अरे पूछेगा, यहां से भी पूछेगा कि ये जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है वो भिन्न रूपों में मिलेगा, वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को बनाएगा। ये किसने कहा? तो पकुधा कात्यायन ने कहा। देखा, तो हर एक लाइन से क्वेश्चन रहता है, ये याद रखो। एमसीक्यू का मतलब ही क्या हुआ कि प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन रहेगा। अब यहां पर लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस विभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। तो यहां पर अब यह क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि ग्रीक दार्शनिक कौन थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था? तो यहां पर तुम्हारा एबीसीडी 4 ऑप्शन आएगा। तो ये नाम बेसिकली यहां पर याद करना है। तो वो ल्यूसिपस थे और कौन थे तुम्हारा, और कौन थे? डेमोक्रिटस थे। तो ये दो नाम भी तुम याद कर लो। ठीक है, सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। तो यहां पर इतने नाम आए, तो यहां पर पूछा जाएगा कि दार्शनिक विचारों पर आधारित, ये सारे विचार किस पे आधारित है? दार्शनिक विचारों पर आधारित है। मतलब कोई एक्सपेरिमेंटेशन या कुछ इस तरीके का नहीं था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, ये दार्शनिक बात थी। ठीक है, इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं सदी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था। ठीक है, कोई प्रयोग वगैरह यहां पर नहीं हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक ने तत्वों यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि वे तत्व
कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं, जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो तत्व होते हैं वे कैसे संयोग कर लेते हैं और कैसे नया नया यौगिक बना लेते हैं, आखिर इनमें क्या होता है, कौन सा चीज इसमें संयोग करता है, ये सारा चीज। तो इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, जिससे एग्जाम में या तो सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम। तो यहाँ पर देख सकते हो जोसेफ एल प्राउस्ट तथा कौन थे दूसरे थे तुम्हारे लवाइजिए। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रयोगात्मक कार्य किए और उसके बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम को दिया। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, एकदम VBI क्वेश्चन आया, रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिया था? पहले तो कितना नियम था, तो 2 नियम था, जो मैंने लास्ट में पढ़ा भी दिया तुम्हें शुरू में। और किन्होंने दिया, तो लवाइजिए एंड प्राउस्ट ने दिया। एकदम VBI क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन एकदम बच्चों बनता है, इसको एकदम रट लो, ये जरूरी है। तो तुम्हारा रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया? लवाइजिए एंड प्राउस्ट ने दिया। कितना नियम था? 2। तो ये मैंने पढ़ा दिया। पहला है तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये मैंने बता दिया। पहला क्या है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो मैंने बताया वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या है बताओ? यस, जो चीज मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि जो अभिकारक है उससे जो उत्पाद बनता है, तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? 1 होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वहां से तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। और दूसरा है तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो इसको दूसरे रूप में यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें। देखो, अब एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के पटक के ऊपर नीचे इधर उधर करके भी पूछ सकता है। पूछेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो रहा है, ना तो सृजन हो रहा है, ना ही विनाश हो रहा है। अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम मैंने पढ़ाया ना, बिल्कुल पढ़ा दिया। तो वहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा स्थिर अनुपात के नियम से, ठीक है। तो ये सारा चीज तुम्हें मैंने तो बता ही दिया, वहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखो, जॉन डाल्टन, ये वाला VBI क्वेश्चन आएगा। इसका परमाणु सिद्धांत तुम्हें पढ़ना है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को तुमको क्या करना है? पढ़ना है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो चलो यहां भी देख लेते हैं, येलो बॉक्स में कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्या, और यदि बनेंगे तो शायद इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, तो उसको भी याद कर लो। तो जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में हुआ था। कब हुआ था? 1766 में। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। तो जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना जीविका शुरू की। तो 12 वर्ष की आयु में उन्होंने कैसा प्रोफेशन अपनाया? तो एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन को शुरू किया। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। पहले मास्टर थे, प्रिंसिपल बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो यहीं से VBI क्वेश्चन आएगा कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया। ये क्वेश्चन एकदम VBI होगा। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उत्तर क्या होगा? 1808 में। 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलो हम लोग देखते हैं आगे
इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो यह क्या था, एक द्रव्यों के लिए, मतलब द्रव्य मतलब क्या होगा, पदार्थों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्या हो गया, सिद्धांत साबित हुआ। तो यहां से तो एक क्वेश्चन मतलब बनता ही बनता है। इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो यहां पर जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तुम्हें एकदम जानना पड़ेगा। तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। यहां देखना कुछ क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, इसलिए मैं इसे पढ़ा दे रहा हूं। यहां देखना, डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था। तो यहाँ पर परमाणु का मतलब क्या होता है, अविभाज्य। ठीक है, परमाणु का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन अविभाज्य, ये भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछेगा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वह किस चीज पर बेस्ड था, किस चीज पर आधारित था। तो क्लियर लिख रहा है यहाँ, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। किस पर आधारित था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, अब देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो दो नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये मैंने पढ़ा दिया। उन दोनों को युक्तिपरक उन्होंने उसका व्याख्या किया, बताया कि आखिर भाई क्या हो रहा है। तो यहां देख सकते हो आगे जो जो क्वेश्चन बन रहा है हम लोग का, बीबीआई क्वेश्चन यहां से बनेगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य किस चीज के बने होते हैं। तो सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, किस चीज से बने होते हैं, उत्तर एबीसीडी रहेगा। तो इसका उत्तर है परमाणु से बने होते हैं, जो कि क्या है, सूक्ष्म कण है। देखा, पहला क्वेश्चन यहां से हो गया। अब यहां पर हम लोग आगे आते जाएंगे और इसको बढ़ते जाएंगे। तो पहला, ये हर एक लाइन क्वेश्चन हो सकता है कि डाल्टन के अनुसार क्या होता है, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो किस चीज से निर्मित होते हैं, एबीसीडी 4 ऑप्शन है, तो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते, ये किसने कहा था, क्वेश्चन होगा, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, यह किसने कहा था। तो जॉन डाल्टन ने कहा था, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो ये किसने कहा था, ये जॉन डाल्टन ने कहा था। यानी जो परमाणु है वो ना बन रहा है ना खत्म हो रहा है, ये किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने कहा था। क्वेश्चन, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। यानी कि एक तत्व है जैसे सोना है, तो सोना का जो परमाणु है वह सब परमाणु एक जैसा होगा। इसके अलावा जैसे तुम्हारे पास सोना है, मेरे पास सोना है, तो तुम्हारे सोना का भी परमाणु वैसा ही होगा जैसे मेरे पास जो सोना है उसका परमाणु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे तुम्हारे पास लोहा है, मेरे पास सोना है, तो मेरे पास जो सोना है ना उसका परमाणु तुम्हारे लोहा से अलग होगा। अरे ये कोई बताने का बात है, यही उन्होंने बताया था। अभी हम लोगों को पता है, इन वैज्ञानिकों के कारण पता है, लेकिन शुरू में हमें ये बात नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यौगिक जब बनेगा तो तत्व का परमाणु मिलेगा। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन भाग लेगा, अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, तो परमाणु मिल करके यौगिक का निर्माण करेगा। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो यहाँ पर यौगिक का बात कर रहा है बार बार, तो यौगिक परमाणु से मिलकर के बनेगा और यौगिक में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, मतलब जितना होना चाहिए उतना होगा। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। जी हाँ,
हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, और उससे VVI क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी तुम याद रखो। अब यहां देखो, यहां पर हम लोग परमाणु क्या होता है, तो मैंने तो पढ़ा दिया तुम्हें परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो यहां से कुछ क्वेश्चन देख सकते हो तुम। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु क्या होता है मैंने बता दिया ना शुरू में कि परमाणु क्या है, परमाणु किसी तत्व का वैसा सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और एक तत्व का जो परमाणु है वह उसका गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ पर तत्व कितना छोटा हो सकता है परमाणु, तो बोलता है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु त्रिज्या को कैसे मापा जाता है, तो तुम बोलोगे अरे ये हमारे बुकवा में नहीं दिया हुआ है, कैसे हम याद करें, कैसे हम पढ़ें। अरे बुकवा में सब दिया हुआ है, पढ़ोगे तबे ना बुझाएगा। तो यहाँ बोल रहा है 10⁹ मीटर 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10⁹ नैनोमीटर। तो ये तुमको याद रखना है। बुझा रहा है ये वाला, नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है तो गणित का पढ़े हो कि बुझाएगा। यहां देखना, आगे देखो, यहां देखो, तो यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। त्रिज्या देखो, और ये यहां पर तुम देख सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो। जैसे कि तरबूज है वह 10⁻⁻1 मीटर होगा, ठीक है। तरबूज का आकार समझ सकते हो, तरबूज इतना बड़े होके होगा, उसका त्रिज्या क्या होगा 10⁻⁻1 मीटर। इसके बाद तुम देख सकते हो चींटी का 10⁻2 मीटर, रेत का कण जो बालू का कण है वह 10⁻4 मीटर, हीमोग्लोबिन का अणु 10⁻8 मीटर, तो जल का अणु 10⁻9 मीटर, तो तुम्हारा हाइड्रोजन का परमाणु 10⁻10 मीटर। तो सोच लो ये कितना सूक्ष्मतम होगा। तो यह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यहां से तो नहीं पूछना चाहिए। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचे, सोचना ही पड़ेगा क्योंकि इसी से सारा चीज बना हुआ है। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से क्या है, बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के अवर्धित प्रतिबिंब को दिखा सकते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो देखो यहाँ पर दिखाया है सिलिकॉन के सतह का प्रतिबिंब। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तो अब तत्वों का प्रतीक जैसे हाइड्रोजन को H से याद किया होगा ना, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सारे चीजों को हम लोग देखते हैं। तो प्रतीक बच्चों क्या करना है तुमको, 1 से लेकर के 30 जो तत्व होते हैं उसका प्रतीक याद कर लो, उसका परमाणु क्रमांक याद कर लो, और 1 से 20 तक का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान याद कर लो। इतना चीज रखोगे अपने पॉकेट में, तब एग्जाम में दना दन क्वेश्चन करते जाओगे, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तो ये देखो ये लाइन घुसेड़ के यहाँ पर लिख दिया है, का इससे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। कौन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डाल्टन। तुम बोलोगे तो हम पढ़ भी नहीं किए हैं, गुरुजी पढ़ाई भी नहीं किए हैं, तो कहां से लिखे हैं? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बुक में, इसलिए एनसीईआरटी में जितना बात लिखा हुआ है सबको याद कर लो। इसी में से कहीं खोज खोज के तुमको फंसा देगा। यहाँ देखना, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। ठीक है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों को प्रदर्शित होता था। यहां से क्वेश्चन आ गया कि किन्होंने तत्वों के प्रतीकों के बारे में जो वर्णन किया, तो बताया कि तत्वों का 1 अक्षर या 2 अक्षर का उपयोग करके उसका हम लोग क्या करेंगे, संकेत देंगे, या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे प्रतीक के रूप में। वे थे बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस। तो VVI क्वेश्चन तुम्हारे यहां से आ जाएगा।
तो देखो डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक यहाँ पर, इसको हाइड्रोजन ऐसे गोल करके बिंदु दिया हुआ है, फास्फोरस है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिना है, सीसा है, इस तरीके से इसमें एक आध दो याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रारंभ में तत्वों के नामों के व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम VVI क्वेश्चन है। बोलेगा कॉपर का जो नाम है वह कहां से व्युत्पन्न हुआ, कहां से लिया गया है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो चूंकि यहाँ पे एकदम अच्छा से इसको वर्णन किया गया, अच्छा से बताया गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साइप्रस से। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण के लिए स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। गोल्ड का अर्थ क्या होता है, पीला, तो इसलिए उसका नाम क्या दिया गया यहाँ पर, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तत्व के नाम के बारे में बताया गया, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो ये तो VVI क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हें ही पता है कि आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एकदम याद करना है तुम्हें, एकदम याद कर लो। VVI क्वेश्चन इसको मैं लगा देता हूं, ये जरूर पूछेगा। अब देख सकते हो तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है अधिकतर। हाँ, तो नया क्वेश्चन पूछेगा कि आजकल तत्वों के नाम को, यहाँ पर संकेत हम लोग पढ़ रहे थे ना, अब नाम के बारे में बोल रहा था, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, नाम के बारे में चर्चा कर रहा है, ये याद रखना, कंफ्यूज सूत मत जाना पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पर बोला कि जो प्रतीक होता है, या यहाँ प्रतीक नहीं, पहले नाम को बोलेंगे, कि जो नाम होता है उसको आयुपैक क्या कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों का एक या दो अक्षरों से बना होता है। प्रतीक का बात करें तो प्रतीक तो याद ही करना है तुम्हें। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखते हैं तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं। तो जो बच्चे इस बात को नहीं जानते वो जान लो कि यदि हम लोग प्रतीक को लिखते हैं तो जैसे कैल्शियम का प्रतीक C और A होगा, तो C पहले बड़ा कैपिटल लेंगे और दूसरे वालों क्या करेंगे, स्मॉल लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम। तो ये जो कैल्शियम हो गया वह कैल्शियम का क्या हो गया, प्रतीक हो गया। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो तुम आंसर कर सकते हो। अब देखो उदाहरण के लिए ये सारा तुमको याद करना है, मैंने बता दिया है 1 से 30 तक कम से कम याद कर लेना है प्रतीकों को। तो हाइड्रोजन का H कैपिटल में लिख रहे हैं, देख लो। एल्युमिनियम है तो A और L, बड़ा A और L छोटा, ठीक है। अब Al ये गलत हो जाएगा। तो कुछ बच्चे जिन्होंने याद तो नहीं किया, कभी जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, तो वो Al भी मार के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अब कोबाल्ट और CO में अंतर देखो, ये CO कोबाल्ट होता है और ये C और O होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरीके से कुछ बच्चे तो इसी को लिखना शुरू कर देंगे कोबाल्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करने से बनता है। जैसे क्लोरीन तो Cl, जिंक तो Zn, ठीक है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। अब यहां से तो एकदम VVI क्वेश्चन पूछता है। जैसे आयरन है तो आयरन का प्रतीक क्या है, Fe है, उसको कहां से नाम लिया गया है, ये क्वेश्चन बताइए। तो आंसर है फेरम से लिया गया है, जो कि कैसा नाम है, लैटिन नाम है। दूसरा सोडियम जो है उसका प्रतीक नाइट्रियम से लिया गया है, कहां चला गया, नाइट्रियम से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से के जो है पोटेशियम, तो के से कैलियम से लिया गया है, ठीक है। याद रखना, 3 नाम यहां दिया हुआ है, तीनों को याद करना। तो जहां से इसको लिया गया है वहां का जो वर्ड है उसका लेटर को यहां पर यूज किया गया है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, कम से कम इतना तुमको क्या कर लेना है, याद कर लेना है जो मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। जब कभी आप तत्वों को अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है, इस पूरे सारणी को यही सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही कर लेना। अब आ जाता है परमाणु द्रव्यमान।
तो यहाँ देख सकते हो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। अब यहां पर बोलता है उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हो गए। अब यहाँ चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। अब यहाँ पर हम लोग इसी को आगे पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पर इसके आंसर को देखते जाएंगे। ठीक है, तो आखिर परमाणु द्रव्यमान को कैसे निकालते हैं, तो यहां पर रासायनिक संयोजन का नियम बताया। तो कैसे, जैसे कि देख सकते हो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या होगा आपस में मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो मान लो कि इसका 3 ग्राम मिल रहा है और इसका कितना मिल रहा है, 4 ग्राम मिल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो यहां पर एक चीज को हम लोग पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि ये 1 यूनिट, मान लो कि 3 ग्राम को हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। तो 3 ग्राम को यदि 1 यूनिट मानेंगे तो 4 ग्राम कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा 4/3 यानी कि 1.33 यूनिट, यानी एक इसको फिक्स कर लिया। इसके तुलना में ये कितना हुआ, 1.33 यूनिट हो जाएगा। यदि 8 ग्राम होता या मान लो 6 ग्राम होता तो ये कितना होता, 2 यूनिट हो जाता। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक फिक्स अमाउंट हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पर जो कार्बन है अपने से 4/3 भाग वाले ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, संयुक्त हो रहा है। अपने से 4/3 भाग गुना वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यदि यूनिट में बात करें तो 1 यूनिट कार्बन अपने से 1.33 कैसे आ गया, क्योंकि 3 ग्राम 1 यूनिट हो गया। तो 4/3 क्या हो गया, 1.33 यूनिट हो गया, से संयोग करके क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जब निकालते हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिट। तो प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के अनुसार इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा यू का मतलब क्या होता है, तो इसका उत्तर होता है यूनिफाइड द्रव्यमान। यू का क्या अर्थ होता है, यूनिफाइड द्रव्यमान। तो मतलब ये कैसे निकालते हैं, तो एक इकाई हम लोग मानते हैं, उसके सापेक्ष अदर का क्या करते हैं हम लोग, द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे 1 यूनिट वहां पर सापेक्ष मान लिया तो दोगुना से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो 2 यूनिट उसको मान लिया। 4 यूनिट से करेगा तो 4 यूनिट मान लिया। इस तरीके से सापेक्ष द्रव्यमान निकालते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आएगा कि यहां देख सकते हो परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शुरू से ही यहां पर बहुत सारे शोध होते गए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में ले लिया। तो शुरू में जो ऑक्सीजन था उसका जो परमाणु द्रव्यमान था उसका 1/16 भाग को इकाई ले लिया। क्या ले लिया, इकाई। यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि शुरू में किसको इकाई के रूप में प्रयोग किया गया, तो ऑक्सीजन के परमाणु के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया। अब ऑक्सीजन का 1/16 भाग को इकाई में लिया गया है। अब वो जो दूसरा से मान लो कि अभिक्रिया कर रहा है तो वो कितना इकाई हो गया, 4 भाग से तो 4 इकाई, 5 भाग से तो 5 इकाई। इस तरीके से यहाँ पर अदर जो भी परमाणु है उसका क्या निकाल दिया गया, परमाणु द्रव्यमान निकाला गया। तो शुरू में इसको यूज किया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों यूज किया गया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा कि शुरू में किसका उपयोग किया गया, तो ऑक्सीजन का उपयोग किया गया। क्योंकि ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, क्योंकि पहला पूछ देगा ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, ऑक्सीजन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये दोनों या ये दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है।
इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा यहाँ पर ऑक्सीजन का जब यूज किया गया था तो उससे जो परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता था वह इकाई में मतलब पूर्णांक में प्राप्त होता था, पॉइंट में कम। अब देखो यहाँ पर 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ में लिया गया और उसके 1/12वें भाग को कार्बन 12 के 1/12वें भाग को इकाई के रूप में लिया जाने लगा। तो कब लिया जाने लगा? 1961 के बाद। तो ये हो गया तुम्हारा नया क्वेश्चन। किसको? तो कार्बन 12 समस्थानिक को, ठीक है, उसके कितने भाग को? तो 1/12वें भाग को। इसको याद रखना VVI है। अब देखो यहां पर ये वाला जो मैंने बताया उसी टाइप से ये बताया गया है। अब तुमको यहां पर क्या करना है? इसको याद कर लेना है और इसको याद करने के बाद ये परमाणु का द्रव्यमान हो गया। अब इससे अणु का द्रव्यमान हम लोगों को आगे निकालना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है। अब देखो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो परमाणु है वह कंबाइन करेगा और अणु का निर्माण करेगा। तो यहां से क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिया शुरू में ही, लेकिन हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देख सकते हो साधारणतया अणु जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा उस चीज का नाम क्या है जब परमाणु आपस में मिलते हैं और बंध के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़कर किस चीज का निर्माण करते हैं, उस चीज का नाम क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर क्या हो जाएगा तुम्हारा? अणु। जैसे मैंने बताया था जिसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है अलग अलग अनुपात में मिलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना देगा यानी जल बना देगा, H2O2 बना देगा यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। तो जिस प्रकार से ये मिल रहा है उस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते जाएगा। अब देख सकते हो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। तो ये जो परमाणु है वो एक दूसरे से कसकर के जुड़े रहेंगे और अणु का निर्माण करेंगे। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। या तो शुरू में ही मैंने पढ़ा दिया कि जो अणु है वह स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो ABCD 4 ऑप्शन रहेगा तुम्हारा। स्वतंत्र रूप में रह सकता है, नहीं रह सकता है, दोनों, कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? स्वतंत्र रूप में रह सकता है। अब यहां आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या और क्वेश्चन आएगा। तत्वों के अणु। तो यहां देख सकते हो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं। यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा जो शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं, किसी एक खास तत्व का अणु या परमाणु जो भी हम लोग बोलेंगे पर एक ही प्रकार का परमाणुओं के द्वारा वो क्या होता है? मिला होता है। तो कोई एक तत्व है, ठीक है, तो वो तत्व जो है अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु नहीं होंगे। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक तत्व है चांदी, तो उसका जो सारा परमाणु है वह चांदी का ही परमाणु होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे कि आर्गन है तो सिर्फ Ar बनेगा, हीलियम है तो सिर्फ He बनेगा। लेकिन यदि हम लोग बात करें अब ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन बनेगा O2 से, यानी कि ऑक्सीजन नामक जो तत्व है वह 2 परमाणु से बन रहा है ऑक्सीजन का। इस तरीके से यदि हम लोग नाइट्रोजन देखें तो वह 3 परमाणु से बन रहा है, ठीक है। सल्फर देखें तो ये 8 परमाणुओं से बन रहा है। इस तरीके से इसको हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा याद कर लेना है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहां से तुम देख सकते हो VVI क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। यहां देखना तो जो यहाँ पर आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, इसमें कितने परमाणु मिलकर बने होते हैं, कितने परमाणु से ये मिलकर बना होता है, ये इसी को बोलते हैं परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता। तो ये जितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है वही उसका परमाणुकता कहलाता है। जैसे अब देख सकते हो आर्गन, जैसे मैंने बताया, एक परमाणु से हीलियम, एक परमाणु से, ठीक है, ऑक्सीजन,
दो, हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 है, यहां देखना, नहीं सॉरी नाइट्रोजन भी 2 है, N3 मैंने लिख दिया गलती से, ये N2 है। देखो तो यहां पर ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया तुम्हारा 2, क्लोरीन हो गया तुम्हारा 2, लेकिन फास्फोरस क्या होता है P4 होता है, सल्फर क्या होता है S8 होता है। तो इस तरीके से ये वाला चीज तुमको याद रखना होगा, ये वाला चीज क्या करना होगा बच्चा लोग, याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। P4 और A8 तुमको याद रखना होगा। तो फास्फोरस में कितने परमाणु आएंगे, 4। तो 4 परमाणु आएंगे और वो सारे परमाणु एक ही जैसे होंगे, तो चतुष्परमाणु किसको हम लोग कहेंगे। अब देखो सोडियम धातु का बात करें, अब यहां से क्वेश्चन पूछ भी सकता है तुम्हें, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर क्या है, धातु है क्या धातु है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अधातु। देखो जब क्वेश्चन पूछना है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा थोड़े ना है कि तुम बोलोगे कि मुझे तो यहीं से याद है यहीं से क्वेश्चन पूछो, ऐसा नहीं है, कहीं से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब धातु, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है, धातु है, और ये सब क्या है, एक परमाणु होता है, तो ये भी याद रखो। अब यौगिकों के अणु, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ के यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हम लोगों ने तत्वों के अणु का, परमाणु का बात किया था, तत्व के अणु और उसके भीतर परमाणु। तो तत्व के अणु जैसे ऑक्सीजन का अणु हो गया और इसके भीतर परमाणु क्या हो गया, ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। नाइट्रोजन का ये अणु हो गया तो इसके भीतर नाइट्रोजन का 2 परमाणु हो गया। ये मैंने पढ़ाया भी था जब चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था, तो इस तरीके से इसको क्या करो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों ने देखा भी था कि यौगिकों में जो परमाणु होते हैं वो खास अनुपात में होते हैं। पहले तो वो परमाणु के खास अनुपात में होते हैं, और यदि द्रव्यमान के बारे में बात करें तो द्रव्यमान के भी खास अनुपात में होते हैं। तो देख सकते हो यहां से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, जल मतलब क्या हो गया, H2O, ठीक है। इसके बाद अमोनिया मतलब क्या हो गया, NH3, कार्बन मतलब क्या हो गया, सीधे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, यौगिक है। इसमें परमाणु का संख्या क्या हो गया, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब इसका हम लोग यदि द्रव्यमान के रूप में लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। जैसे पूछेगा CO2 का द्रव्यमान के रूप में जो उसका परमाणु है उसका क्या निकालिए, अनुपात, तो C का कितना हो जाएगा, 12, और अनुपात ऑक्सीजन डाइऑक्साइड यानी O2 है तो 16 दूना 32। अब इसको काटोगे तो 4 से काटोगे तो 3, और ये 4 से काटोगे तो 8, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 8। देखो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अमोनिया तो NH3 होता है, तो NH3, N कितना होता है 14, H कितना होता है 3, तो 14 अनुपात 3 हो जाएगा। और फिर H2O का अनुपात शुरू में ही मैंने पढ़ा दिया कि ये 1 अनुपात 8, ये द्रव्यमान का अनुपात है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। CO2 में जो परमाणु है उसके द्रव्यमान का अनुपात को लिखे, तो 3 अनुपात 8। H2O में परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात लिखें तो 1 अनुपात 8। अमोनिया NH3 में परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात लिखें तो 14 अनुपात 3। देखा तुमने कितने आसानी से हम लोग यहां पर कर लेते हैं। अब देखो यहां से भी ये क्वेश्चन होता है, तो जो PDF मैंने दिया है वहां भी ये सारे दिए गए हैं। अब देखो यहां पर से भी क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। तो यहां देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर मिल रहा है तो उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो द्रव्यमान है, जैसे कि द्रव्यमान कितना है तुम्हारा 1 है और इसका क्या है 8 है। सरलतम अनुपात क्या हो गया, तो तुम्हारा 1 और क्या हो गया 16 है ना। H2O होता है, H होता है 2, O होता है 1, तो अनुपात निकालेंगे तो 1 और 8 ही तो होगा। उसके बाद इसका हम लोग सरलतम अनुपात निकाल देंगे, तो सरलतम अनुपात क्या होगा 2 और 1। सरलतम अनुपात यही बोलेगा कि हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन क्या है 1 ही है।
तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात को लिख सकते हैं। तो 2:1, तो ये तो सीधा सीधा हो जाता है, H2O हो गया, तो ये हो गया 2 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो आयन क्या होता है, आयनों से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जब कोई तत्व का जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को खोता है या इलेक्ट्रॉन को पाता है तो आयन का निर्माण करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव आयन धन आयन बनाता है, ये याद रखना। तो जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा, धन आयन। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बना देगा सोडियम आयन। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में। यदि तुमने इसको कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आगे के चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। अब मान लो क्लोरीन है, वह एक आयन को, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बन जाएगा क्लोराइड आयन। इसका नाम भी बदल जाएगा बच्चों, क्लोरीन आयन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। तो इस तरीके से आयनों का क्या होता है, निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन देने से या इलेक्ट्रॉन लेने से। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनायन। इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बोलेंगे, ऋणायन। और इस तरीके से वे आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित कणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। इन आवेशित कणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। एकदम याद रखना। तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के त्याग से या इलेक्ट्रॉनों को लेने से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड पूछेगा यहां से कि कैसे बनता है, तो आयनों के संयोग से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहां पर अब तुमको क्या करना है, अब मैं यहां पर पढ़ा नहीं सकता तुम्हें, अब तुमको रासायनिक सूत्र लिखना है। और रासायनिक सूत्र लिखने के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया गया है। तो यहां देख सकते हो कुछ करना नहीं होता है, ये देखो, ये तुम्हें याद करना है बच्चा लोग। यदि रासायनिक सूत्र याद बनाना है तो इसको याद करना होगा। देखो ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, निगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन शुरू में लिखते हैं, निगेटिव आयन बाद में लिखते हैं, और दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा सूत्र बनता है। जैसे एक दो मैं बता दे रहा हूं, यहां देखना। जैसे देखो क्लोराइड है या फिर यहां ऑक्साइड है, इसको बाद में लिखेंगे, और सोडियम को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड, या फिर बोलेंगे तुम्हारा यहां इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं एक फॉर्मूला तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड नहीं, यहां पर मान लो कि सोडियम ऑक्साइड ही बनाते हैं एक तरीका से। तो सोडियम को लिख देंगे सोडियम, और यहां पर जो होगा ये, ठीक है, ये देखो सोडियम लिखेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 1+1, और यहां ऑक्सीजन लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे -2, और इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख देंगे तो Na2O। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। तो ये वाला बस जो सेक्शन है ना, ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, इसको अलग से वीडियो बना के मैंने बता दिया है। तो यहां देख सकते हो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, तो ये इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना। और इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसके लिए तुम्हें याद करना होगा इन आयनों का नाम, और उसका क्या याद करना होगा तुमको, उसका क्या बोलते हैं, संयोजकता याद करना होगा। तो वहां पर तुम बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहां देख सकते हो कुछ क्वेश्चन संयोजकता के बारे में। तो जो परमाणुओं के संयोजन करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता क्या होता है उसको आगे के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाया गया। बस सिर्फ एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि जो संयोजन करने की क्षमता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संयोजकता कहते हैं। अब देखो यहां पर कैसे हम लोग सूत्र को बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का 1 याद कर लिया, क्लोरीन का 1। अब इसको इसके पैर के नीचे, इसको इसके पैर के नीचे लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे H है, 1 याद कर लिया, सल्फाइड 2 याद कर लिया, इसको यहां लिख दो, यहां लिख दो, तो H2S क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बेसिकली आएगा ही आएगा, लेकिन तुमको इसको क्या करना होगा, याद करके रखना होगा, तब ये क्वेश्चन तुम बना सकते हो एग्जाम में। इसके बाद जो हम लोगों का आता है टॉपिक, वो आता है तुम्हारा, यहां देखना,
ये मैंने बता दिया तुमको कि कैसे करना है, कैसे तुम्हें द्रव्यमान निकालना है, मैंने बताया ना। जैसे कि H2O है तो इसका द्रव्यमान कैसे निकालना है, तो H का क्या करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18U। इस तरीके से क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है। इस पर भी क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा, भी क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ CaCl2 है, इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो Ca कितना है, 1 40 से गुना किया प्लस 2 Cl कितना है 35.5, तो 35.5 कहाँ से याद करोगे, जो द्रव्यमान वाला चार्ट बताया उससे याद कर लोगे। इन सबको जोड़ेंगे तो 111U आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस चैप्टर को तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है, याद करना है, ये तुम्हारा काम है। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये किसका काम है, करना, कंप्लीट करना, ये तुम्हारा काम। मैं तो बस बता दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब आएगा मोल कॉन्सेप्ट, उससे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो तो लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, और ये है मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहां देख सकते हो यही तुम्हारा एक चार्ट बनाया गया है, और मोल संकल्पना से काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि किस पर आधारित होंगे, वे आधारित होंगे न्यूमेरिकल पर, यानी कि आंकिक प्रश्नों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग मोल समझते हैं। तो यहां पर एकदम सिंपल सा बात है, जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जिस प्रकार से एक दर्जन का उपयोग करते हैं चीजों को गिनने के लिए, तो एक दर्जन में कितना चीज हो जाएगा, 12 चीज हो जाएगा। उसी प्रकार से एक ग्रुस में कितना चीज हो जाएगा, 144 चीज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से एक मोल किसी पदार्थ का लेंगे तो उसमें कितना सा चीज हो जाएगा, कितना गिनेंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 संख्या, इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। यही है तुम्हारा मोल। तो एक मोल में कितना कोई पदार्थ होगा संख्या में, नंबर में, तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन, आखिर मोल के द्वारा हम लोग किस चीज की गिनती करते हैं, तो परमाणुओं की गिनती करते हैं, अणुओं की गिनती करते हैं, आयनों की गिनती करते हैं। हो गया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तीसरा, अब ये जो मोल है, एक मोल, ये जो मोल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो संख्या। इससे भी क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर है एवोगाद्रो संख्या। और इसको कैसे दिखाते हैं, तो n0 से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका जो नाम है वह किसके सम्मान में रखा गया है, तो एमिडियो एवोगाद्रो के सम्मान में रखा हुआ है। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुल मिला के मोल से क्या कर रहे हैं, गिनने का कार्य कर रहे हैं। किससे गिनने का कार्य कर रहे हैं, अणुओं को, परमाणुओं को, आयनों को। अब यहां देख सकते हो जब हम लोग इसका द्रव्यमान में निकालेंगे, तो यहां पर जो तुम्हारा, जैसे कि जो किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है मोल में निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। यहां देख सकते हो ये हो गया तुम्हारा मोलर द्रव्यमान। और जब परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो उसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के 1 मोल का द्रव्यमान करेंगे या परमाणु द्रव्यमान उसका निकालेंगे तो हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो जब मोल में हम लोग निकालते हैं द्रव्यमान तो ग्राम में निकालते हैं। ठीक है, और जब नॉर्मली हम लोग निकालते हैं तो यूनिट में, याद रखना। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा। तो यहां से क्या है कि जब हम लोग इस परमाणु के द्रव्यमान को मोल में को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहेंगे। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया क्वेश्चन, तो जब हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, 1 मोल के द्रव्यमान को बता रहे हैं, एक परमाणु को नहीं, 1 मोल को द्रव्यमान को बता रहे हैं, उसको बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। दूसरा, इसी का दूसरा नाम क्या होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा मोलर द्रव्यमान का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ग्राम परमाणु द्रव्यमान।
ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में तुम्हारा कितना परमाणु होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा। और यदि पूछा जाए कि एक यू हाइड्रोजन में कितना परमाणु होगा, तो सिर्फ एक परमाणु होगा। कितना परमाणु होगा? एक परमाणु। तो यहां पर मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं तुम्हें, शॉर्ट में बताते चला जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव समझना है। अब यहां पर देखो, यदि किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हम लोग इसमें ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो अभी हम लोगों ने परमाणु देखा था, अब अणु भी क्या हो गया। तो जब 1 मोल अणु का द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो मोलर अणु द्रव्यमान हो जाएगा, या उसको क्या बोलेंगे, ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा उसका मोलर द्रव्यमान, अणु का मोलर द्रव्यमान। तो अणु हो या परमाणु हो, जब उसके द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा उसका मोलर द्रव्यमान। है आसान, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं अपना नया जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो, यहां देखो। तो 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि किसने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। किसने? विलियम ओस्टवाल्ड ने। यह क्या है? लैटिन शब्द होता है मोल, जिसका शब्द का अर्थ क्या होता है? ढेर, यानी कि हीप, यानी कि पाइल। ठीक है, किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। तो कब मोल इकाई स्वीकार कर ली गई? 1967 में। ये सब बात याद रखते जाना। तो मोल के द्वारा अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या को क्या करते हैं हम लोग? ज्ञात करते हैं। तो यहां देख सकते हो, अब तुम्हारा आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल वाला जो सेक्शन मैंने पढ़ा है वहां पर तुम जाके न्यूमेरिकल्स पढ़ सकते हो और वहां से क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। तो जो भी अब क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल से होकर के आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो तुम्हें चैप्टर कैसा लगा? आसान लगा, भारी लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या हुआ? उन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम कहां दो? यस, तुम कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें ऐसे ही वीडियोस पढ़ने हैं या फिर सिंपल 4 ऑप्शन वाले वीडियोस पढ़ने। कैसे वीडियोस तुम्हें पसंद आते हैं, सब चीज का जवाब देते जाओ बच्चों। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।